सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते रहता है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही आसानी से हम लोग इसके आंसर दे सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके फुल फॉर्म हमको याद रखने हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एड्स हो गया, एसटीडी, एचआईवी, डब्ल्यूएचओ, एनजीओ, ओसी और आईयूसीडी। इन सब का याद रखेंगे हम लोग कैसे। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एसटीडी का होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जांच कराया जाता है, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, डब्ल्यूएचओ का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओसी का होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आईयूसीडी का होता है इंट्रायूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये सारे के सारे साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI फुल फॉर्म्स थे जिनको आपको याद रखना है बायोलॉजी पढ़ते समय। अगर आप क्लास 12 नीट और अदर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम और बाकी पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। उसके अलावा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और इनकी अणुओं में आनुवांशिक गुण का संदेश होता है। तो ये भी याद रखना है कि किन अणुओं में, क्वेश्चन अगर पूछे तो डीएनए में आनुवांशिक गुण का संदेश पाया जाता है, किन अणुओं में, तो ये याद रखना है कि डीएनए में आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक ही फल के भीतर परागकोश, एक ही फल के भीतर परागकोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र, यहाँ पे होगा वर्तिकाग्र में पहुँचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। एक ही पुष्प, एक ही फल, एक ही पुष्प और उसी का परागकोश उसी के वर्तिकाग्र पे पहुँच रहा है, स्वपरागण होगा। किसी अन्य पुष्प पे जाता तो परपरागण होता। अगला है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा निकल रहा है तो सीधे सीधे अंडोत्सर्ग कहेंगे, अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन कहते हैं इसको। अंडे के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से अंडे की निकलने की प्रक्रिया जो फैलोपियन नलिका में पहुँचती है उसी को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। एक परिपक्व अंडा जब निकलता है अंडाशय से तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट याद रखें, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, बहुत ईजी है, फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो ये याद रखना है कि एपिडिडमिस में होता है। किस में होता है, एपिडिडमिस में होता है। शुक्राणु भंडारण कहाँ होता है, एपिडिडमिस में। बनता कहाँ है, तो बनता है वृषण में। ये बात याद रखना है। शुक्र वाहिका के माध्यम से वो शिश्न में पहुंचता है, ये याद रखना है। एपिडिडमिस में भंडारण होता है, वृषण से शुक्राणु बाहर आता है, यानी वृषण में शुक्राणु मौजूद होते हैं, भंडारण एपिडिडमिस में होता है। शुक्र वाहिका के माध्यम से वो बाहर आता है शिश्न नली में, और ये शिश्न जो होता है लिंग का सबसे बाहरी भाग होता है जहाँ से ये शुक्राणु बाहर आते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। युग्मकों में गुणसूत्रों का सेट कितना होता है, तो सेट पूछेगा तो युग्मक में n सेट होता है। n सेट नर में होता है और n सेट होता है मादा में। मादा में कितना सेट होता है, तो उसमें भी n होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं 2n सेट बना लेते हैं। युग्मक है तो खाली n बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। अलैंगिक जनन है सीधे सीधे एक कहेंगे, लैंगिक जनन है 2 कहेंगे, 3 और 4 तो कभी भी होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, सीधे सीधे संलयन होगा तो सबसे पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद संतति बनेगा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कुलोन कहते हैं। और जब युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, नर युग्मक मादा युग्मक, तो उसको युग्मक हम लोग कहते हैं। अंडाणु या शुक्राणु का बनना युग्मक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। नर युग्मक बने तो नर युग्मक जनन होता है, मादा तो मादा युग्मक जनन नर। तो ये याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक बने या मादा युग्मक बने उसको युग्मक जनन हम लोग कहते हैं। अगला है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र
यानी बन गई होती है, क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं गेस्टुला रानी। क्या कहते हैं उसको? गेस्टुला रानी कहते हैं। इसके अलावा वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जनक पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहते हैं। सीधे सीधे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जिसमें नर तथा मादा दोनों लिंग मौजूद हो। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? तो लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देता है, अपने जैसे शिशुओं को हूबहू देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है, जो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। कई बार बात कर चुके हैं, इसको क्लास में भी बात कर चुके हैं। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गर्भाधान कहते हैं। अंडा से लेकर के अब संपूर्ण जो जीव वयस्क बनने की प्रक्रिया है, गर्भाधान। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? ये याद रखना है कि ओपेलिना में होता है या प्लाज्मोडियम, दोनों जीवों में होता है। अगला है किसी अनिषेचित अंडज से बीज जो होता है उसके विकास को क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। कॉपी हो गया, कार्पी कहते हैं। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। कैम्बियम विहीन यानी कैम्बियम का होना बड़ा ज़रूरी होता है ग्राफ्टिंग मेथड में, लेकिन इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा विरले ही सफल हो पाता है, यानी बहुत ही मुश्किल होता है इसको नया पौधा तैयार करना। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण एफाइरा लार्वा किस में पाया जाता है? ऑरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो एस्ट्रोबाइलेशन के मेथड से इसका निर्माण होता है। अगला क्या है कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीरोंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एजिंग का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा आप लोग एक बार गूगल करके भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो ये मधुमक्खी है जिसमें निषेचन की क्षमता होती है। बिना निषेचन के नए संतान पैदा करने की क्षमता होती है। प्याज के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, किसी अनावृत बीजी एंडोस्पर्म भ्रूणपोष हैं, कैसे होते हैं? ये त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी त्रिगुणित का मतलब है कि 3 वहाँ पे ऑलरेडी अंडे होते हैं और 2 वहाँ पे परागकण जा करके निषेचन की क्रिया त्रिगुणित हो जाता है वहाँ पे। अगला है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, कैसे होते हैं? अंडाशय द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो परागकोश में। कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन? परागकोश में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।